हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को स्टडी करने जा रहे हैं। आज की वीडियो में आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सारा एक्सप्लेनेशन दूंगी और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का टॉपिक है, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लॉ हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो हम स्टडी करेंगे और उनकी पूरी वीडियो सीरीज़ आपको मिलेगी लर्निंग विद कोमल चैनल पर। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती है। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक डायग्राम गिवन है जिसमें आप देख सकते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, मतलब ये एक्ट है क्या, ये क्यों आया। तो यहाँ पे इस डायग्राम में इसकी नीड को एक्सप्लेन किया गया है कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बिज़नेस में काफ़ी सारी पहले क्या होता है कि जब भी कोई लॉ आता है, यानी कि कोई कानून बनता है, उससे पहले एक प्रॉब्लम होती है, तभी उससे रिलेटेड जो है कानून बनता है। तो बिजनेस में भी पहले क्या थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ फ्रॉड्स होते थे। तो उन फ्रॉड्स जब होते थे, जब प्रॉब्लम्स होती थी, तो उनको ख़त्म करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें सारे रूल्स जो है वो डिफाइन है बिजनेस से रिलेटेड। तो बेसिकली जो भी प्रॉब्लम्स थी उसका जो सॉल्यूशन है वो निकाला गया कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि रूल्स बनाए गए, रूल बुक बनाई गई जिसमें सारे रूल्स डिफाइन किए गए और उस रूल बुक को पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया। जब ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया तो फिर पार्लियामेंट ने इसको पास किया और तब जाके एक एक्ट बना, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमको याद रखना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो जब ये पार्लियामेंट में पास हुआ तब हमारा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना 1872। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये कब आया। तो 1 सितंबर 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू द एग्जिस्टेंस। तो अब यहाँ पे एक बात बोली गई है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब आप ये बोलेंगे कि ये एग्रीमेंट क्या है, ऑफर क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को इनविटेशन दिया कि वो उनके घर डिनर के लिए आए। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को इनवाइट किया डिनर के लिए, और इसको हम क्या बोलेंगे, जो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को इनवाइट किया डिनर के लिए, यानी कि एक तरीके से उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया एक तरीके का ऑफर। ठीक है, उन्होंने क्या दिया, ऑफर दिया। तो अगर मिस्टर वाई अग्री हो जाते हैं डिनर पे आने के लिए, मिस्टर वाई अगर अग्री हो जाते हैं डिनर पे आने के लिए, तो ये मिस्टर वाई की तरफ से क्या होगा, मिस्टर वाई की तरफ से होगा ये एक्सेप्टेंस। क्या होगा, एक्सेप्टेंस। तो जब मिस्टर एक्स के द्वारा ऑफर दिया गया मिस्टर वाई को डिनर के लिए और मिस्टर वाई ने एक्सेप्टेंस दे दी, मिस्टर वाई ने कहा हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, तो यहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया। तो अब यहाँ पे जो हमारे को डिफाइन किया गया है, एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अग्रीमेंट। क्यों, क्योंकि मिस्टर एक्स ने ऑफर दिया और मिस्टर वाई ने
अग्री कर दिया, यानी कि एक्सेप्टेंस दे दी, स्वीकृति दे दी, तो ये हमारा क्या बन गया, एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। लेकिन यहाँ पे अगर मैं एक प्रॉब्लम डिफाइन करूँ कि मिस्टर वाई ने एक्सेप्टेंस तो दे दी थी, लेकिन डिनर के टाइम 1 घंटे पहले या 2 घंटे पहले मिस्टर वाई ने कॉल किया और मिस्टर एक्स को बोला कि नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा, तो अब मिस्टर एक्स इस सिचुएशन में क्या करेगा? क्या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पर कोई लीगल एक्शन उठा सकते हैं? क्या मिस्टर एक्स मिस्टर वाई पर कोई लीगल एक्शन उठा सकते हैं? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि ये तो जस्ट एन एग्रीमेंट था दोनों के बीच में। तो अब एग्रीमेंट था, मिस्टर वाई ने मना कर दिया और मिस्टर एक्स कोई भी इस चीज़ पर लीगल एक्शन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी था, क्या था, सिर्फ एग्रीमेंट था। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट आया, यानी कि पहले जब बिजनेस लोग करते थे तो किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, क्या होता था, सिर्फ अग्रीमेंट होता था। तो अगर कोई पार्टी फ्रॉड कर दे या मना कर दे किसी भी चीज़ के लिए जो भी अग्री हुआ था पहले, तो कोई भी जो अनदर पार्टी थी, फर्स्ट पार्टी जो होती थी, वो कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकती थी। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट आया। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि अग्रीमेंट कितने टाइप के होते हैं। तो एग्रीमेंट भी 3 टाइप के होते हैं, उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट पर आएंगे। तो एग्रीमेंट होता है हमारा सोशल, डोमेस्टिक और कमर्शियल। तो 3 टाइप के अग्रीमेंट होते हैं। नंबर 1 बात करेंगे सोशल एग्रीमेंट क्या होता है। तो सोशल एग्रीमेंट होता है विदाउट द इंटेंशन ऑफ बीइंग एनफोर्सेबल एंड वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ सोशल नेचर, कि यहाँ पर किसी भी तरीके का एनफोर्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि कोई लीगली आप उसको ज़रूरी नहीं बता सकते। कोई लीगल अगर मान लो कि आपने कोई अग्रीमेंट किया किसी के भी साथ, किसी भी पार्टी के साथ अगर कोई एग्रीमेंट हुआ, तो उसको हम एनफोर्सेबल नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये सोशल नेचर का है। लाइक ए ने ऑफ़र किया बी को टी के लिए कि आओ चाय पर मिलते हैं, मतलब चाय ऑफ़र करी और बी ने एक्सेप्ट कर लिया ऑफ़र। तो ये एक तरीके का सोशल नेचर है जिसमें किसी भी तरीके की एनफोर्सेबल इंटेंशन नहीं होती, कि यानी कि कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा यदि बी नहीं गया टी के लिए। जो भी उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ, अगर बी ने बाद में मना कर दिया तो ए उसके लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं लेगा। डोमेस्टिक एग्रीमेंट की बात करें तो ये होता है बिटवीन दी फैमिली पर्सन्स, यानी कि परिवार के लोगों के बीच होता है। और इसमें ये जो एग्रीमेंट होता है विदाउट एन इंटेंशन टू क्रिएट अ रिलेशनशिप एंड वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ डोमेस्टिक नेचर। जैसे कि हस्बैंड ने ऑफर किया या प्रॉमिस किया कि वो अपनी वाइफ को गोल्ड नेकलेस जो है वो गिफ्ट देगा, तो ये एक तरीके का क्या है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, यानी कि घर की बात है। तो इस तरीके का भी एग्रीमेंट होता है। उसके बाद कमर्शियल एग्रीमेंट की बात करें, कमर्शियल एग्रीमेंट कैसा होता है, तो ये पार्टीज के बीच में होता है। ये होता है पार्टीज के बीच में और इसमें लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है और इसमें बीइंग एनफोर्सेबल की इंटेंशन भी होती है, यानी कि अगर थर्ड पार्टी ने या सेकंड पार्टी ने अगर बाद में मना कर दिया या बाद में डिसअग्री कर दिया तो यहाँ पे लीगल एक्शन लिया जा सकता है। लाइक एक्स ने ऑफर किया वाई को कि वो उस कार बेचेगा 2 लाख रुपीज़ की एंड वाई जो है वाई ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये एक तरीके का क्या है, कमर्शियल एग्रीमेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। तो अब कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस भी होगा, प्लस इसमें कानून भी शामिल होगा, यानी कि कानून जो एनफोर्सिबिलिटी है वो भी होगी। तो ऑल एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है,
वो सभी एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल हो गए, यानी कि कानून के दायरे में आएंगे, वो हमारे एग्रीमेंट क्या कहलाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। इसका क्या मतलब है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सभी एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन जितने भी एग्रीमेंट होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो, है ना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना तो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे ये बात लिखी गई है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो तभी होगा ना जब एग्रीमेंट होगा ही होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि, यहाँ पे हमने जब पढ़ा था, बट ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट भी हो, यानी कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, मतलब सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, केवल वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे। दैट्स इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे काफ़ी टाइप्स के हैं। नंबर 1 है वैलिड। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब होगा? A contract which has all the essential elements of a valid contract is known as valid contract. वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वो सभी एलिमेंट्स मौजूद होंगे जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाते हैं, वो होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अब वैलिड एग्रीमेंट होना ज़रूरी है, कंसिडरेशन होना ज़रूरी है, फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो ये सारे जितने भी टर्म्स लिखी हुई है, अगर ये होगी तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि एक एग्रीमेंट जो है वो वैलिड होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, उसमें कंसिडरेशन ज़रूर होना चाहिए। कंसिडरेशन का क्या मतलब है कि अगर ए एग्री हुआ कि वो अपनी वॉच बी को बेचेगा, सेल करेगा, तो ऑब्वियसली बी कुछ उसको देगा, है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन बोलते हैं। अगर ए एग्री हुआ अपनी वॉच देने के लिए बी को, तो वो ऐसे तो दे नहीं देगा, कुछ पैसे लेगा, है ना, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। जो भी वो बी से प्राप्त करेगा वो उसका क्या होगा? कंसिडरेशन होगा। फ्री कंसेंट की बात करें तो फ्री कंसेंट का क्या मतलब होता है कि दोनों तरफ से जो भी बातचीत हुई है, दोनों के दिमाग में सेम बात है, यानी कि ए मान लेते हैं यहाँ पे कंसिडरेशन की जगह कि ए और बी एग्री हुए हैं। ए एग्री हुआ है अपनी वॉच को बेचने के लिए लाइक 1000 रुपीज़ में, एक एग्जाम्पल ले लिया हमने कंसिडरेशन का, तो बी के दिमाग में भी वही बात रहनी चाहिए कि मैं ए से जो वॉच ले रहा हूँ वो 1000 की ही होनी चाहिए। तो दोनों के दिमाग में फ्री कंसेंट का यही मतलब है कि दोनों के दिमाग में सेम चीज होनी चाहिए, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो था हमारा वैलिड, जिसमें एसेंशियल एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? तो अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ एंड इट इज वैलिड इन द बिगनिंग। सीजेस का क्या मतलब होता है? सीजेस का मतलब है एक तरीके से कैंसल, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये बिगनिंग में तो वैलिड होगा, लेकिन बाद में ये जो है वो सीज हो जाएगा, यानी कि इसको कैंसिल करना ही पड़ेगा इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे बोला गया है कि बिगनिंग में तो वैलिड होगा ये कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि उसमें ये सब एसेंशियल एलिमेंट्स हो गए। लॉफुल ऑब्जेक्ट आप जानते हो, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ, यानी कि कानून के द्वारा वो मान्य होना चाहिए, और लेकिन बाद में वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से उस कॉन्ट्रैक्ट को हमें कैंसिल करना ही पड़ता है। लाइक यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि ए और बी जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के पर्सनस है।
ए अलग कंट्री का है और बी अलग कंट्री का है। तो अब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ट्रेड का, यानी कि व्यापार का। लेकिन बट बिफोर दैट देयर इज़ अ वॉर बिटवीन द कंट्रीज, मतलब पहले एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर दिया, लेकिन जब हो सकता है जब गुड्स की डिलीवरी की बारी आए या फिर जब ट्रेड की बारी आई, तो उससे पहले ही क्या हो गया, ए और बी दोनों की कंट्री के बीच क्या हो गया, वॉर हो गया, लड़ाई हो गई। अब दोनों की ही कंट्रीज एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रही, तो अब इस सिचुएशन में ए और बी क्या करेंगे, ए और बी क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि करना ही पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि ट्रेड करेंगे, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे या जो भी है करेंगे, बट क्योंकि उससे पहले ही हम इन दोनों की कंट्रीज, ए और बी की कंट्रीज के बीच क्या हो गया, वॉर हो गया। अब इसको एक एग्जाम्पल से ले सकते हैं, लाइक इंडिया एंड चाइना, कि मान लो ए इंडिया से बिलोंग करता है और बी चाइना से बिलोंग करता है। तो अब दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर दिया, लेकिन जब बारी आई गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, ट्रेड की बारी आई, उससे पहले ही क्या हो गया, दोनों के बीच, दोनों कंट्री के बीच क्या हो गया, वॉर हो गया। तो अब इस सिचुएशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा, जो कि बिगिनिंग में तो वैलिड था लेकिन बाद में कैंसिल करना पड़ गया। अब आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, अभी हमने पढ़ा वॉइड, अब हम पढ़ेंगे वॉइडेबल। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम वॉइडेबल व्हेन इट इज कॉज्ड बाय coercion, under the influence, fraud and misrepresentation है बेसिकली यहाँ पे misrepresentation, but in this the aggrieved party get a right to rescind the contract. For example, if the acceptance has been obtained by fraud, the contract can be avoided at the intention of the other party. तो avoidable contract का क्या मतलब है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कैंसिल करना पड़ जाए एक पार्टी के द्वारा। क्यों? क्योंकि कोई कोइजन है, यानी कि कोई मिस्टेक हुई है, कोई इन्फ्लुएंस के अंडर हो सकता है, या कोई फ्रॉड, या फिर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे है मिस नॉट दिस, तो यहाँ पे यानी कि कुछ गलत रिप्रेजेंट किया गया एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को। तो दूसरी पार्टी यानी कि जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको ये हक है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देगी, कैंसिल कर देगी। कहने का मतलब है, हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मिस्टर ए ने एक अप्लायंस परचेज किया। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं वॉशिंग मशीन, कि मिस्टर ए ने वॉशिंग मशीन खरीदी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया एक वॉशिंग मशीन का कि हम जो है इतनी वॉशिंग मशीन्स जो है वो खरीदेंगे। तो अब मिस्टर ए ने ऑब्वियसली, हम कोई भी चीज़ खरीदने से पहले उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं। तो वॉशिंग मशीन की जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी मिस्टर ए ने देखी होगी, यानी कि जो भी, अब वॉशिंग मशीन जो है वो किससे खरीद रहे हैं, यहाँ पे लाइक एक्स लिमिटेड कंपनी है, उनसे मिस्टर ए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अब एक्स लिमिटेड ने वॉशिंग मशीन के बारे में बड़ा चढ़ाकर क्या करा, प्रचार किया कि ये वॉशिंग मशीन काफ़ी अच्छी है, इसकी मोटर अच्छी है, इसकी काफ़ी ऐसे ऐसे फीचर्स है जो काफ़ी अच्छे हैं। तो अब मिस्टर ए जो है एक्स लिमिटेड के जो मैनेजर है, जिसने वॉशिंग मशीन के बारे में बताया काफ़ी अच्छा कुछ, तो उसको सुन के या उसके फीचर्स जो एक्स लिमिटेड के द्वारा ए को बताए गए मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए ने सोचा कि हाँ ये वॉशिंग मशीन अच्छी है तो मुझे इसको ख़रीदना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, वो वॉशिंग मशीन के द्वारा जो फीचर्स बताए गए थे उस वॉशिंग मशीन के, तो
मिस्टर ए ने बाद में पाया कि वो फीचर्स उस मशीन में है ही नहीं। बोला गया था कि जो है वॉशिंग मशीन जो है वो काफ़ी अच्छी है, उसकी मोटर इतनी है 1 किलो की या 2 किलो की, मतलब जो भी उसमें फीचर्स है वो फीचर्स अगर नहीं पाए जाते तो इसमें मिस्टर ए का तो नुकसान हो गया ना एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने तो उस फीचर को देखकर खरीदी थी मशीन, बट वो फीचर पाए ही नहीं गए लेटर ऑन। तो मिस्टर ए क्या हो गया, अग्रीव्ड पार्टी हो गई यहाँ पर, यानी कि दुखी पार्टी एक तरीके से। तो अब मिस्टर ए को पूरा पूरा हक है कि वो एक्स लिमिटेड से अपने पैसे वापस ले और इस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज कर दे, कैंसिल कर दे। तो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि इफ़ द एक्सेप्टेंस हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, तो अब मिस्टर ए से जो एक्सेप्टेंस ली गई थी एक्स लिमिटेड के द्वारा वो फ्रॉड ही था। क्यों? क्योंकि आपने मिस रिप्रेजेंटेशन दी मशीन के बारे में। तो इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मिस्टर ए के द्वारा क्या हो सकता है, अवॉइड किया जा सकता है। तो ये हो गया वॉइड एबल। तो वॉइड और वॉइडेबल के बारे में क्या डिफरेंस हो गया कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो कैंसिल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि अब तो वॉर हो गया, अब तो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा ही नहीं, तो इसीलिए वो कैंसिल होगा ही होगा। लेकिन वॉइडेबल में कैंसिल हो भी सकता है, और मान लो मिस्टर ए चाहे कि चलो तो ठीक है कोई बात नहीं आने दो मशीन, या जो भी है मिस्टर ए पर डिपेंड करेगा कि वो कैंसिल करे या ना करे। तो वॉइड और वॉइडेबल के बीच का ये डिफरेंस था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? जो कि इमोरल होते हैं, है ना, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होते हैं, इलीगल नेचर के होते हैं, यानी कि कानून के दायरे में नहीं आते, इलीगल है, कानून उनकी परमिशन नहीं देता ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं, यानी कि वो बाद में कैंसिल होगे ही होगे, और पनिशेबल ऑब्वियसली होगे। अगर वो इलीगल कोई काम करोगे तो वो पनिशेबल तो है ही है। तो अगर कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वॉइड भी होगा, बाद में उसको वॉइड यानी कि कैंसिल करना ही पड़ेगा, और साथ में पनिशेबल भी होगा। क्यों? क्योंकि आप इलीगल काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सी कॉन्ट्रैक्ट विद लोकल क्रिमिनल टू बीट हिज कंपेटिटर, कि सी ने कॉन्ट्रैक्ट किया लोकल क्रिमिनल से, यानी कि किसी मुजरिम से उसने कॉन्ट्रैक्ट किया के साथ कि वो जो है उसके कंपेटिटर को मारे। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि वर्ड्स के द्वारा बोला गया, यानी कि स्पोकन या फिर रिटर्न, इज सेड टू बी एक्सप्रेस अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपने एक्सप्रेस किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को इधर बाय वर्ड्स, स्पोकन या फिर रिटर्न में। तो जैसे कि ए ने अपॉइंट किया बी को एज हिज एजेंट, ए ने अपॉइंट किया बी को अपने एजेंट के तौर पर बाय वे ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। तो बी को उसने रिटर्न स्टेटमेंट दी कि आप जो है अपॉइंट होते हैं एज अ एजेंट, ए के लिए वो काम करेगा। तो ये क्या हो गया, एक्सप्रेस अकाउंट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ए कॉन्ट्रैक्ट दैट इज क्रिएटेड और मेड अनइंटेंशनली बिटवीन दी पार्टीज। तो यहाँ पर अनइंटेंशनली क्रिएट हो गया, यानी कि इंटेंशन नहीं थी लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो ही गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही गया है पार्टीज के बीच। तो अब वो होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ए कंसाइनमेंट हैज़ बीन डिलीवर एट द रॉन्ग प्लेस, सो द रिसीवर हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न द गुड्स। लाइक यहाँ पे बोला गया है कि कोई कंसाइनमेंट, यानी कि एक तरीके से हम मान लेते हैं कि कोई कोरियर, अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर कोई कोरियर डिलीवर हो गया रॉन्ग जगह पर, या फिर एक कंसाइनमेंट डिलीवर हो गया रॉन्ग जगह पर, तो अब जिसको उसने रिसीव किया है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस गुड्स को क्या करे, रिटर्न करे। तो यहाँ पर पार्टीज कौन सी बन गई, पार्टीज कौन सी बन गई? एक तो वो रिसीवर जिसको पता ही नहीं है कि ये गुड्स किसके हैं और ये मेरे पास क्यों डिलीवर हुए हैं, ठीक है, और एक वो सेंडर हो गया जिसने भेजे होंगे कहीं और लेकिन वो पहुंच गए किसी और के पास। तो यहाँ पर ये दोनों, अब रिसीवर का ये पूरा राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सेंडर को उसके गुड्स रिटर्न करे।
तो बेसिकली ना सेंडर रिटर्न को रिसीवर को जानता है, ना रिसीवर सेंडर को जानता था। लेकिन अब क्योंकि गलती हो गई, गलती से रिसीवर के पास वो कंसाइनमेंट आ गया, डिलीवर हो गया, बट अब रिसीवर को सेंडर को वापस करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट में बंध गए हैं। तो ये हो गया हमारा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें दोनों की ही इंटेंशन नहीं थी। तो बेसिकली अनइंटेंशनली ये कॉन्ट्रैक्ट बना है। अनइंटेंशनली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाए तो वो होता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, यानी कि वास्तव में ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन हम इसको एक कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और ये लॉ के द्वारा क्रिएटेड है। कुछ सर्टेन सर्कमटेंसेस, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशंस में ये क्रिएट होता है। लाइक द ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स टू रिटर्न देम। लाइक अगर मिस्टर ए का वॉलेट गुम हो गया है और कहीं गिर गया और गलती से वो मिस्टर बी को मिल गया, तो मिस्टर बी क्या है? एक तरीके का फाइंडर है। अब मिस्टर बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये ऑब्लिगेशन बनता है कि वो मिस्टर ए को वॉलेट जो है वो रिटर्न करे। तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक तरीके का एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट अब क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन बन गया है मिस्टर बी को कि उसको उसका वॉलेट देना है ए को, तो ये एक तरीके का क्या हो गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि लॉ के अंडर आता है ये चीज़। क्यों? क्योंकि मान लो कि मिस्टर ए ने पुलिस में कंप्लेन कराई होगी कि भाई उसका वॉलेट गिर गया है। क्यों? क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो सकती है, उसके कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए मिस्टर ए ने पुलिस को ऑब्वियसली रिपोर्ट कराई होगी। तो अब क्योंकि जिसके हाथ लगा है उसको उसका ये ऑब्लिगेशन बनता है कि वो उसको ए को वापस करे, जो भी उसका रियल ऑनर है उसको वापस करे। तो ये हो गया हमारा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि लॉ के अंडर क्रिएट होता है और ये एनफोर्सेबल भी होता है, यानी कि कानून के दायरे में आता है ये ऑब्लिगेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ बीन होली परफॉर्म, पूरी तरीके से परफॉर्म होता है और एग्जीक्यूट किया जाता है। When both the parties has fulfilled their obligation, then the contract is the executed one। यानी कि जब दोनों पार्टीज ने अपने अपने ड्यूटीज परफॉर्म कर ली, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उन दोनों के बीच में, लाइक ए और बी के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगर ए ने भी अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, बी ने भी अपना ड्यूटी निभा दी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि पूरी तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है। तो ये कौन सा हो गया? एग्जीक्यूटेड हो गया। एग्जीक्यूटरी क्या होता है? एग्जीक्यूटरी की बात करें तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट विच हैज़ बीन पार्शियली परफॉर्म्ड। पार्शियली इन द सेंस, एग्जाम्पल कि राम अग्री हुआ कि वो मोटरसाइकिल खरीदेगा शाम की, और बाय प्रॉमिसिंग टू पे कैश ऑन 15 अगस्त। अब राम ने बोला शाम को कि मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल खरीदूंगा और तुम्हें कैश में पेमेंट करूंगा। कब करूंगा? 15 अगस्त को करूंगा। और शाम भी अग्री हो गया और शाम ने बोला कि ठीक है, तुम 15 तारीख को मुझे पैसे दे देना और 28 तारीख को मुझसे मोटरसाइकिल ले जाना। तो अब एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में 15 तारीख तक, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डेट्स लेते हैं, 1 अगस्त, एक हो गई 15 अगस्त, एक हो गई 28 अगस्त। अब क्योंकि 1 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट हुआ राम और शाम के बीच में कि वो मोटरसाइकिल खरीदेगा, राम ने कहा मैं पेमेंट कब करूँगा? 15 अगस्त। तो अब राम ने अपनी ड्यूटी निभा दी, 15 अगस्त को उसने पेमेंट कर दी। तो अब क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा हुआ नहीं, क्यों? क्योंकि 28 तारीख को मिलेगी बाइक, तो मोटरसाइकिल तो डिलीवर 28 को होगी। तो 15 तारीख तक जो राम के द्वारा ऑब्लिगेशन पूरा किया गया वो सिर्फ पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, कि अभी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आधा हुआ है, मतलब कब पार्शियल हुआ है, अभी पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ।
पूरा कब होगा, जब शाम राम को बाइक दे देगा, मोटरसाइकिल दे देगा, तब वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अभी क्योंकि सिर्फ राम के द्वारा ही ऑब्लिगेशन पूरा किया गया है, राम ने ही सिर्फ पेमेंट करी है, शाम ने अभी तक उसको बाइक नहीं दी है, तो अभी ये क्या कहलाएगा, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब आता है हमारा यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। तो जब यूनी वर्ड आ जाए इट मीन्स कि वन पार्टी है। यूनिलेटरल यानी कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी को अपना प्रॉमिस और ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना है। लाइक एग्जाम्पल कि मिस्टर एक्स ने बुक करी टिकट इंडियन एयरलाइंस से फ्रॉम दिल्ली टू गोवा, तो दिल्ली से गोवा जाना है मिस्टर एक्स को, और इंडियन एयरलाइंस में बुक करी उसने टिकट, और कब करी, 3 अगस्त को करी, और डेट ऑफ ट्रैवल कितना कब का है, 12 अगस्त को बुक कर ली उसने, 3 अगस्त को, जाना कब है, 12 अगस्त को, और मिस्टर एक्स ने एडवांस पेमेंट करी है। लेकिन अब इंडियन एयरलाइन हैज़ टू प्रोवाइड इट्स सर्विसेज ऑन 12 अगस्त। तो अब यहाँ पर एक पार्टी ने तो अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर दिया, यानी कि पेमेंट भी कर दी। अब इंडियन एयरलाइन को जो है 12 अगस्त को उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, दैट्स इट। तो ये क्या हो गया, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद होता है बायलेटरल। बायलेटरल का मतलब इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द ऑब्लिगेशन टू डू इज आउटस्टैंडिंग विद द बोथ पार्टीज, यानी कि दोनों पार्टीज के द्वारा वो अभी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब करना है दोनों को ही। जैसे कि मिस्टर ए एग्री हुआ कि वो अपना डीवीडी प्लेयर सेल करेगा बी को, बी ने भी प्रॉमिस किया टू डिलीवर इट ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, कि मिस्टर ए एग्री हुआ कि वो अपना डीवीडी प्लेयर जो है वो सेल करेगा बी को, और बी प्रॉमिस किया कि वो टू डिलीवर इट ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, कि बी ने ए को बोला कि आप डीवीडी प्लेयर जो है वो डिलीवर करना, उसी दिन जो है पेमेंट होगी। तो ए प्रॉमिस टू पे द अमाउंट 1 month लेटर। तो बेसिकली यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई है, उसको मैं ठीक करती हूँ। तो यहाँ पर बेसिकली बोला गया है कि मिस्टर ए अग्री हुआ कि वो अपना डीवीडी प्लेयर बी को बेचेगा, तो अब ए प्रॉमिस भी कर रहा है कि वो डिलीवर करेगा ऑन द डेट ऑफ पेमेंट, जब भी आप पेमेंट करेगा बी उसको। तो यहाँ पे बेसिकली ए है और यहाँ पे बी है, ठीक है। तो अब ए जो है प्रॉमिस कर रहा है कि वो डिलीवर कर देगा जब भी पेमेंट करेगा बी, और अब बी भी प्रॉमिस कर रहा है कि वो अमाउंट कब पे करेगा, 1 month लेटर। यानी कि दोनों ही पार्टी का जो ऑब्लिगेशन है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया, यानी कि दोनों ने ही अपने ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया है। तो ये किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये बायलेटरल हो गया। बस दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया है, ए बोल रहा है कि वो डिलीवर करेगा जब पेमेंट डेट ऑफ पेमेंट पर, और बी ने प्रॉमिस किया है कि वो 1 month के बाद ही जो है पेमेंट करेगा। तो बेसिकली दोनों ही पार्टी के द्वारा जब ऑब्लिगेशन क्या हो, आउटस्टैंडिंग हो, दोनों ने ही कुछ ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया अपना, तो वो क्या होता है, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये थे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पूरा एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिली होगी। उसके अब जो आने वाली वीडियोस होंगी वो भी इसी से ही रिलेटेड होंगी, लाइक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे, और काफ़ी सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।